है एवरीवन, तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग? अच्छा वाला, बढ़िया वाला। बिल्कुल, हम भी आपको तैयारी कराने ही आए हैं। तो चैप्टर 16 उठाते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज। पढ़ तो लिया ही है हमने बहुत अच्छे से, तो अब चलो थोड़ा सा इसका क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर से किस तरह के पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं क्वेश्चंस के आने का। और सिंस ये डिलीटेड था तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बैठेंगे, बट स्टिल आप कुछ कह नहीं सकते बिकॉज सिलेबस में है, तो पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। तो ध्यान से देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन एज प्रैक्टिस इस चैप्टर से हम ले रहे हैं, एंड दैट इज बायोकेमिकल। नहीं, आंसर मैं पहले क्यों बता रही हूँ, आप देख सकते हो। दिस इज क्वेश्चन इज एक्सपांड बीओडी। तो बीओडी एक्सपांड करने बोल रहा है। अब देखो सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सारे हाँ यही वाले हो सकते हैं। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोसिंथेटिक ऑक्सीजन, बायोकेमिकल, ये वो। लेकिन आपको क्या आंसर करना है? इट्स यहाँ से देखो, बायो जियो केमिकल नहीं हो सकता, जियो जियो तो हो ही नहीं सकता है, एंड डिस्ट्रॉयर डायमेंशन, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इट्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बच्चों? इट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड होता है, उसको कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है बच्चों। सो दिस इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, अब नाम से आपको बायोमैग्निफिकेशन मैंने पढ़ाया है ना कि केमिकल्स जब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे चले जाते हैं तो जो डीडीटी टाइप केमिकल्स होते हैं वो बिना डिग्रेड हुए, बिना किसी भी वे में कम हुए, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म वाया ट्रॉफिक लेवल्स जाते हैं और अंत में जाके हायर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इस ऐसे प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से ढूंढो फिर। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फूड कंजम्पशन, नो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, नो। ब्लोइंग अप एनवायरमेंटल इशूज बाय मैन, क्या ऑप्शन दे रहा है? तो समझ में आ रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू द फूड चेन। अंडरस्टूड सी बात है, ये मैंने आपको समझाया हुआ भी है। तो आंसर आपका यहाँ आ गया है। इसको आप देख के समझ भी सकते हो कि इट इज द increase in concentration of non biodegradable pollutants as they pass through the food chain, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज ऑब्जर्व फर्स्ट ऑन। तो पॉल्यूशन का इफेक्ट कहाँ दिखता है सबसे पहले? ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये एक एप्लीकेशन बेस्ड जनरल क्वेश्चन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे दिखेगा क्या पहला आपका वो पॉल्यूशन का असर? बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहाँ से दिखेगा माइक्रोब्स पे? पॉल्यूशन से क्या, उनको तो हीट, ह्यूमिड, टेम्परेचर ये मिल जाएगा तो वो ग्रो करेंगे। पॉल्यूशन से माइक्रोब मरते हैं ऐसा हमने सुना नहीं है। अच्छा, फूड क्रॉप का भी पॉल्यूशन से डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, मतलब ऐसा हमने सुना नहीं है कि फूड क्रॉप्स जो हैं वो पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं। हर्बीवोर्स तो क्या ही पॉल्यूशन की वजह से, मतलब इन सब पे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। ग्रीन वेजिटेबल पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है, वो आप यहाँ देख सकते हो। रीज़न भी यहाँ मेंशन्ड है कि ग्रीन वेजिटेबल पे असर पहले दिखता है बिकॉज ग्रीन वेजिटेबल में एयर अब्जॉर्ब होता है एंड वाटर इज ऑल्सो अब्जॉर्ब, तो रूट पे पहला उसका असर दिखता है, ठीक है। सो रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, अगर ये चारों ऑप्शन अगर आपको देते हैं तो इनमें ग्रीन वेजिटेबल आंसर आएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है बेटा? फोटोकेमिकल स्मॉग है तो फोटोकेमिकल लाइट से रिलेटेड केमिकल, एंड स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। तो उस पर आपको देखो ओजोन का तो कोई रोल ही नहीं है, मीथेन का कोई रोल ही नहीं है, ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका इनपुट रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो कि NO2 it creates
फोटोकेमिकल स्मॉग, ध्यान से देखो इसको, इट क्रिएट्स फोटोकेमिकल स्मॉग, ओके, and it's a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compound, volatile क्या, जो evaporate हो सकते हैं, when they react to sunlight, तभी तो photochemical बोला है। तो photochemical क्या हुआ, sunlight से जब ये react करते हैं, creating a brown haze above city। तो what is photochemical smog, नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं, वो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके साथ रिएक्ट करते हैं टू सनलाइट। तो नाइट्रोजन एंड दीज कंपाउंड्स दे रिएक्ट टू सनलाइट क्रिएटिंग अ ब्राउन हेज, तो फोटोकेमिकल स्मॉग। नाम ही है स्मोक प्लस फॉग। आजकल लोगों के नाम जो होते हैं वो मदर फादर के नाम को जोड़ के बनाते हैं, तो हमारा ये कौन से पीछे रहेंगे, ये भी ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ये तो आपको आता ही होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है, इससे होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो हमारी बॉडी में होता है। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एनर्जी की जगह हमारे अंदर जहर फैल रहा होता है, तो धीरे धीरे वी कौन। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का अभी हमने समझ ही लिया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये भी ऑप्शन, मतलब ये क्रॉस करना है, तो ये दोनों तो गए। ये भी लेड से रिलेटेड कंपाउंड है, तो लेड से रिलेटेड कंपाउंड ग्रीन हाउस में कोई रोल करते नहीं है, तो बचता कौन है, CO2। और वैसे भी CO2 इज अ ग्रेट 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 ग्रीन हाउस गैस, मतलब CO2 ही वो गैस है मेजरली, आपने उसमें पढ़ा भी था ना पाई चार्ट में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मोस्टली जो है वो CO2 की वजह से होता है। तो CO2 जो है वो क्या करता है, सन के रेज को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके, अब ग्रीन हाउस क्या है, सन की एनर्जी जो ट्रैप होती है वो वापस लौट के नहीं जाती है, तो वो ट्रैप कर लिया और वापस लौट के उसको जाने नहीं दिया, इस वजह से क्या दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, तो हीट टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। फाइन, तो दिस इज इट। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट तो क्या है, इसी का आपको डिटेल है कि इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एंड ट्रैप इंफ्रारेड एनर्जी, जो मैंने आपको अभी कहा, और फिर लौट के जाने नहीं देते हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे लेते हैं ओजोन होल। क्या बोल रहा है भाई, ओजोन होल रिजल्ट्स इन, ओजोन होल की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, बिल्कुल होगा। कैटरैक्ट, आंखों पे जो धुंधलापन छाता है वो भी बिल्कुल होगा। इंक्रीज इन स्किन कैंसर, ये भी होगा। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओजोन होल की वजह से बिल्कुल होते हैं। तो आंसर शुड बी फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ओजोन होल जो है वहाँ से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस पेनिट्रेट कर जाएंगे अर्थ पे। यूवी रेडिएशंस जब, स्पेशली यूवीबी, और इससे क्या होता है, इससे कॉज होता है स्नो ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कैटरैक्ट वो कॉर्निया पे वही तो आ जाता है, और यूवी रेज तो आप जानते ही हो, स्किन कैंसर वगैरह। तो यूवी रेज पेनिट्रेट हो जाने से अर्थ पे जब वो आएगा तो इस तरह के इश्यूज वो क्रिएट करेगा, ठीक है। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव। आपका नेक्स्ट स्लाइड में यही आंसर लिखा हुआ है कि इट रिजल्ट्स इन स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, सारा सब कुछ करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। बच्चों पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, दे कैन बी प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है, एंड दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर प्राइमरी एज इन कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, और सेकेंडरी वो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के फर्दर रिएक्शन से फिर नया कुछ बन जाता है, फिर वो पॉल्यूट करता है।
अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये तो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट्स हैं, SO2 भी डायरेक्टली जाके सब, क्योंकि ये सारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलते हैं तो ये डायरेक्टली जाके पॉल्यूट करते हैं। बस ये है कि अपना जो पैन कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट द प्राइमरी, वो फिर बाद में फॉर्म होते हैं। सो पैन आर परऑक्साइल नाइट्रेट्स, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर में दे आर दैट फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर रादर देन कम फ्रॉम एमिशन ऑफ व्हीकल्स। तो वही है कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो, मतलब मैंने कहा ना कि प्राइमरी जब रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वहाँ रिएक्ट होके कुछ और खतरनाक बन गए, दे आर देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो अपना परऑक्साइल नाइट्रेट्स हैं ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद में देन दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन डज नॉट कंटेन। अब इसमें से अगर फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन होगा तो क्या कंटेन नहीं करेगा, क्या इसमें से नहीं होगा, वो आपको बताना है। सो क्या नहीं होगा? इज इट पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? आपको क्या लग रहा है क्या नहीं होगा? तो आंसर शुड बी CO2। क्यों? क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसमें CO2 नहीं होगा, बिकॉज ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन, सल्फर, ये जितने भी, मतलब ये यहाँ पे जितनी भी ये बाकी के कंपाउंड्स है ये सब मिक्स होके फाइनली बन जाते हैं वो। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर ब्राउन हेज लेयर बनाते हैं तो वहाँ ओजोन, पैन, नाइट्रोजन कंपाउंड ये सब होते हैं। CO2 जो होता है वो एक ग्रीन हाउस गैस है तो उसका एक अलग ही काम होता है। तो इसीलिए ये मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स है दैट आर फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे रिएक्ट टू सनलाइट एंड देन एक ब्राउन हेज सिटीज़ के ऊपर बन जाता है, दैट इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन? इसमें सबसे बेस्ट है आंसर इज लाइकेंस। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लाइकेंस दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, तो इसलिए आंसर आपको लाइकेन रखना है। फंगी, एल्गी, नन ऑफ दीज तो फिर होगा ही नहीं, बिकॉज आंसर इज लाइकेंस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। और कैसे इंडिकेट करता है? डज नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स? तो लेड, कोबाल्ट, यूरेनियम या ऑल ऑफ दीज? तो आपको क्या लगता है? इसमें भी देख के आई थिंक थोड़ा सा समझ में आपको आ रहा होगा कि द आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो सब फिर बहुत हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे कॉज करते हैं, जैसे कि सी ऑल द गिवन metals are heavy metals and harmful to organism and mainly human beings। जैसे lead brain tumor cause करता है, कोबाल्ट हार्ट मसल रिलेटेड, यूरेनियम कैंसर एंड किडनी डिसफंक्शन ये सब कॉज करता है। तो इस तरीके से ऑल दीज मेटल्स दे ऑल आर हार्मफुल, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बैठेंगे। दीज आर फ्यू ग्लिम्स ऑफ चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको अब कैसे पढ़ना है ये ध्यान रखना होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई करना एंड आई थिंक यू विल बी ऑल सॉर्टेड। एंड हो गया आज का। अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपका काम है प्रैक्टिस करो, मेरा काम है अगली वीडियो में आना और उसमें अगले चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए ऑल टेक केयर एंड अ गुड बाय चिल्ड्रन, बाय बाय।